Hello dear student, how are you? I hope you all are good in your home. Today we discuss about unit 3rd. Topic is aggregate demand and aggregate supply and related concepts. देखिए aggregate demand, aggregate supply. What is the demand? Demand is the capability, desire ऑफ कंजप्शन ऑफ ए गुड कि किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए डिजायर, उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी जो हम रखता है उसको हम डिमांड बोलते हैं। सप्लाई एक पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे जितनी भी चीज़ें मार्केट में प्रोड्यूस होती हैं या सेल होने के लिए मार्केट में अवेलेबल होती हैं तो वो होती है हमारा सप्लाई। आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो एक वर्ड अलग डिमांड एंड सप्लाई का हमें पता था, एक नया वर्ड हमारे सामने आया वो है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब है इकट्ठा, समीशन, बहुत ज़्यादा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन्फिनिटी तक, यानी कि ए टू जेड एक पीरियड ऑफ टाइम में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस जितनी भी चीज़ों की हम डिमांड करते हैं उन सब का टोटल करेंगे तो एग्रीगेट हो जाएगा। देखो हम पूछते हैं ना आपके एग्रीगेट मार्क्स कितने, यानी कि मैथ्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस, अकाउंट्स, सब चीज़ों के सम करके समीशन करके हम उसका एग्रीगेट पूछते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड। एग्रीगेट डिमांड है वो एक पर्टिकुलर गुड्स का नहीं हो सकता और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स पे भी नहीं हो सकता। वो इट्स रेफर्स टू गुड डिमांड फॉर ऑल गुड्स, सभी गुड्स की डिमांड को एक इकोनॉमी में एक पीरियड ऑफ टाइम पे जितने भी गुड्स की हम डिमांड करते हैं सबका टोटल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम पे यानी कि पूरे अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक वो चलता रहता है। सो इट इज़ ए फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टैटिक कॉन्सेप्ट वो होता है जिसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं और एक फ्लो कॉन्सेप्ट वो होता है जो पीरियड ऑफ टाइम में हम जिसको मेजर कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर विद द एग्रीगेट डिमांड को हम दोनों ही तरीकों से काउंट कर सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल से भी, जनरल प्राइस लेवल वो प्राइस होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और जो हमारा नॉर्मल प्राइस लेवल वो होता है जो पब्लिक या आप लगा लो मोनोपोली या कोई भी प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन प्राइस का और डिमांड का रिलेशन सेम ही रहता है, वो प्राइस जनरल प्राइस लेवल के साथ हो या वो हमारा नॉर्मल प्राइस के साथ हो। प्राइस का एंड डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप ही होता है। प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड हमारी हमेशा कम होगी, वो ए गुड की हो, बी की हो, सी की हो या डी की हो। एग्रीगेट डिमांड भी प्राइस बढ़ने पर हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, ये देखिए वी शैल फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। देखो इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन इफ aggregate demand is related to the general price level we shall find the negative relationship between price and aggregate demand। देखो जब हम बात करेंगे प्राइस और डिमांड की नेगेटिव रिलेशनशिप होगा और जब हम बात करेंगे इनकम और डिमांड की तो हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, एट द लेवल ऑफ 12th वी स्टडी एग्रीगेट डिमांड ओनली इन द रिलेशंस टू द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, हम बस एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड की प्राइस के साथ कैसा रिलेशन होता है और इनकम के साथ उसका कैसा रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड मेजर्ड नॉट इन द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी। इन फैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस। ये कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड है उसको हम केवल जो डिमांड है उसको ही काउंट नहीं करते, लेकिन एक जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम पे उसमें जितनी भी एक्सपेंडिचर होता है, जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं उन चीज़ों को बोलते हैं, उनका से अगर हम समीशन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एग्रीगेट डिमांड कितना है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड। कि एग्रीगेट डिमांड हमें हमेशा बताता है कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं और क्या एक्चुअल में वो खरीदते हैं, दोनों में डिफरेंट होता है। ठीक है, नेवर इंटरप्रेट एग्रीगेट डिमांड एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। के जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंट को शो करता है कि एक पीपल क्या क्या विश रखता है अपनी चीज़ें खर्च करने के लिए और क्या क्या वो एक्चुअल में खरीदता है। हम अभी डिस्कस करेंगे बिहेवियर के बारे में, एग्रीगेट डिमांड का कैसा बिहेवियर होता है। ये देखिए, आप देखिए हमारा इनकम का लेवल 0 है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन डिमांड का लेवल 0 नहीं है। डिमांड 0 से स्टार्ट ना होकर 10 से स्टार्ट हुआ है, 30 तक गया है। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमें कुछ चीज़ों का कंजप्शन करना पड़ता है। उन चीज़ों को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी कुछ ना कुछ डिमांड तो होगी ही। ठीक है, पहले हम सिर्फ एक ही लाइन लेते थे डिमांड की, अब हमें लेते हैं एक इन्वेस्टमेंट। देखो जब हमारी इनकम 0 थी, हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी तो हमने उधार लेके इन्वेस्ट ही किया ना।
पहले हमने उत्पादन स्टार्ट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हमारी इनकम हुई यहाँ से यहाँ तक, तो हमने चीज़ों को कंज्यूम किया। तो अब जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बनता है वो C+I, जो हमने कंज्यूम किया प्लस जो हमने इन्वेस्टमेंट किया। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड शो करता है कि जितना हमने कंज्यूम किया है और जितना हमने इन्वेस्ट किया है उन दोनों को समीशन करेंगे तो हमारे पास आएगा एग्रीगेट डिमांड। अब दोबारा मैं आपको समझा रही हूँ, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है एक अकाउंटिंग ईयर में जितना हम गुड्स का एक्सपेंडिचर करते हैं, A+B+C+D जितनी भी चीज़ें हम खरीदते हैं उन सब का हम टोटल करेंगे तो वो हमारा होता है एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, पहले हमने, जब हमारी इनकम 0 है तो हम उधार लेके भी खर्च करेंगे ना। खर्च करेंगे मतलब प्रोडक्शन पे लगाएंगे। जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट किया है वो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड में काउंट होता है। सिंपल डिमांड में वो काउंट नहीं होता। एग्रीगेट डिमांड में C+I यानी कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों ही हमारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से आपने करना है। अब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स में 2 सेक्टर होते हैं। देखो, हमारी 2 तरीके की इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकंड होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड सेक्टर बिजनेस सेक्टर एंड थर्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा और एक प्रोड्यूसर सेक्टर होगा। ये मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स करने की जरूरत पड़ेगी कंजप्शन के लिए, अपने जीवन जीने के लिए। बहुत सारे नेसेसरीज गुड्स है, उनका प्रोडक्शन, उनका कंजप्शन उसको करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसका एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड चलती रहती है। दोनों में ही C+I कंजप्शन, हाउस होल्ड सेक्टर का कंजप्शन प्लस में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। फिर आता है हमारा 3 सेक्टर। 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इंक्लूड हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। द गवर्नमेंट मेक्स कलेक्टिवली कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तीनों के एक्सपेंडिचर को जोड़ देती है, कलेक्टिव कर लेती है। इट रेफर्स टू पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ द सोसाइटी एज ए होल। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ ए फूड एंड क्लॉथ्स for the defense force. Also the government makes investment expenditure such as expenditure on roads and bridge. मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट है वो 2 तरीके से काम करती है। एक तो वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करती है और दूसरा क्या करती है, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसीलिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, हाउस होल्ड एग्रीगेट डिमांड में कंजप्शन, जो हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी लोगों के वेलफेयर को इनकरेज करने के लिए। तो आज हमने यही तक ही टॉपिक किया है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड तक। थैंक यू।